Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. तो आज इस लेक्चर में क्या करने वाले इंडेक्स 41 का रिवीजन करेंगे हम। जो इंडेक्स 41 हम लास्ट 3-4 लेक्चर में से कर रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। 3-4 लेक्चर में हमने क्या क्या डिटेल किया था, डिटेल इन द सेंस हर एक चीज अच्छे से समझा था, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो वो जो डिटेल लेक्चर्स है वो मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। ये जो है ये रिवीजन लेक्चर है। रिवीजन लेक्चर में हम मोटा मोटा सब कंसेप्ट को टच करके निकलेंगे और क्वेश्चंस जो है ना वो ऊपर ऊपर से देखते निकलेंगे। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मेनली वो देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया 41 क्या है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। तो क्या इससे पहले कोई भी ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था या फिर इंडेक्स था इसके ऊपर? कोई भी नहीं था। तो फिर इंडिया 41 इज ओनली वन विच डील्स विद एग्रीकल्चर। जो भी है ना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मेजरली हम क्या देखेंगे, दो चीजें। क्या? एक बायोलॉजिकल एसेट एंड अदर वन वुड बी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। इसका वेटेज बता दूं, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अभी रेयरली 2 से 3 अटेम्प्ट में आया है। राइट। 2 से 3 अटेम्प्ट में 4 से 5 मार्क का आ सकता है। या फिर एमसीक्यू में केस स्टडी दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर वो केस स्टडी के बेसिस में ये पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं, 1 घंटे का रिवीजन लेक्चर देख लोगे या फिर खुद से भी करोगे तो 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिया, 45 मिनट्स बहुत ज्यादा है। तो इंडिया 41 जो है ना किसके ऊपर डील करते हैं, व्हाट इट डील्स विद। एक तो बता दिया कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मोटा मोटा इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। तो अपना जो बायोलॉजिकल एसेट है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसको कब हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए वो देखेंगे। फिर उसके बाद कौन से वैल्यू में दिखाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग डेट में कौन से वैल्यू में हम जो बायोलॉजिकल एसेट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो दिखाएंगे। और उसके बाद की डिस्क्लोजर्स क्या है वो देखेंगे। ठीक है। स्कोप क्या था, बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट यानी क्या है, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इसका यहाँ पे काउ जो है, काउ एग्जाम्पल था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, इस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एसेट से जो भी प्रोड्यूस निकल के आएगा, समझो काव है, काव से क्या निकल के आएगा, मिल्क। तो मिल्क इज नथिंग बट माई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है। देन उसके बाद और एक चीज पढ़ने वाले, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स किसके रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है। इन दोनों के रिलेटेड ही है। और इन दोनों के रिलेटेड इन द सेंस, जब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में जब हम रिकग्नाइज करेंगे तब जाके इसका जो रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है वो इंडिया 41 में डील करेंगे। अदरवाइज जो बाकी का है ना वो इंडिया 20 में डील करेंगे। चलो, यहां तक समझ गया। अब देखते हैं कि इंडिया 41 से बाहर कौन से ऐसी चीजें जो इंडिया 41 में नहीं देखेंगे। राइट, ये स्पेसिफिक इंडिया में देखेंगे। तो अभी नॉर्मली क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या, या तो फार्मिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कुछ भी नहीं, जहाँ पे यहाँ पे बायोलॉजिकल असेट्स है, जैसे लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं, समझो क्रॉप्स है, वीट। ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना जो सीजनल क्रॉप्स है, ईयरली क्रॉप्स होता है वो। अब वो क्रॉप्स को हमें उगाने, यानी क्या फार्मिंग करने कुछ लैंड लगेगा। अब ये जो लैंड है, लैंड एग्रीकल्चर नहीं है, बट लैंड के ऊपर वाला जो उग रहा है ना, वीट वगैरह हुआ, जो अपना ईयरली जो क्रॉप्स है वो है, वो मेरा बायोलॉजिकल एसेट है। जब वो हार्वेस्ट हो जाएगा वो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। राइट। बट ये जो लैंड है, ये लैंड हम इंडिया 41 में डील नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक इंडियाज में डील करेंगे। अब स्पेसिफिक इंडियाज क्या है सर, अभी स्पेसिफिक इंडियाज बोलूं मैं, तो अगर ये समझो रेंट पे लिया है, समझो रेंट पे लिया है, तो फिर लीजेस में लिया है, समझो फॉर एग्जांपल लीजेस में लिया है, तो इंडिया 116 में आरओयू के एसेट्स हम रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर ये मेरा खुद का है तो फिर बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ तो फिर इंडिया 16 लग जाएगा। तो ये जो है ना ये इंडिया 41 में नहीं, स्पेसिफिक इंडियाज में डील करेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड कुछ मेरा इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स यानी क्या, समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास काउस है, या फिर मुझे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालना है उसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस है। अब ये जो है ना इंटेंजिबल एसेट्स है। काउ इंटेंजिबल नहीं है, बट काउ को जो है ना मेंटेन करना, काउ का जो हर्ड लगाना, इसके लिए कुछ लाइसेंस लगता होगा। तो फिर वो क्या है, मेरा लाइसेंस, लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट है वो हम इंडेस 38 के हिसाब से डील करेंगे, यहाँ पे इंडेस 41 के हिसाब से नहीं डील होगा। ठीक है। फिर उसके बाद राइट टू एसेट के तो बात हो गया। देन कम्स दी बेरर प्लांट। बेरर प्लांट प्लांट जो है ना वो कंप्लीटली इंडेस 41 के बाहर है। अब ये बेरर प्लांट और बायोलॉजिकल एसेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट और बेरर प्लांट के इसमें क्या डिफरेंस है। एनिमल्स तो छोड़ो, एनिमल्स बेरर प्लांट में नहीं आ सकता, तो बचता क्या है अपने पास, लिविंग प्लांट्स। अब ये जो लिविंग प्लांट्स है हम क्लासिफाई करना पड़ेगा वेदर इट इज अ बायोलॉजिकल एसेट या बेरर प्लांट। बेरर प्लांट्स क्या होते हैं, बेरर प्लांट्स जो मेरा प्रोड्यूस मोर देन 1 ईयर के लिए देता है। राइट, प्रोड्यूस इन द सेंस, समझो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मैंगो ट्रीज है, या फिर समझो मेरा एप्पल ट्रीज है, या फिर समझो गोवा का ट्रीज है। ये ट्रीज जो है ना हम लगाते हैं, यानी कि इन द सेंस
हम उसको प्लांट कर देते हैं। इसका जो प्रोड्यूस है वो एक साल, मतलब जब भी उसका सीजन आएगा तभी उसका प्रोड्यूस मिल जाएगा। आज समझो, फिर उसके बाद एक साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ऐसा चलते रहेगा। राइट, ये क्या है, मोर देन वन पीरियड मुझे क्या दे रहा है, प्रोड्यूस दे रहा है। देन उसके बाद ये जो मुझे मैंगोस मिल रहे हैं, एप्पल्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद गुआवा मिल रहे हैं, ये सारा चीज क्या है, ये मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, ये जो ट्रीज है, ट्रीज विल बी कंसिडर्ड एज बेरर प्लांट, बट इसका जो प्रोड्यूस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और इंडियस 41 के हिसाब से वो डील किया जाएगा। अब ये जो बेरर प्लांट है ना, बेरर प्लांट यहाँ पे नहीं है। बेरर प्लांट यहाँ पे डील नहीं करेंगे इंडियस 41 में, ये डील करेंगे इंडियस 16 में। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, इसका लाइफ जो है ना मोर देन 1 ईयर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल दो और बायोलॉजिकल असेट और यहाँ पे बेरर प्लांट के बीच में, तो ईयरली क्रॉप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल वीट का हुआ, फिर उसके बाद राइस के क्रॉप्स हुए, ये क्या है, ये एक साल में लगते हैं। बराबर, एवरी ईयर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा, फिर उसके बाद उससे मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा, राइट, अप टू द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ये क्या है, ये जो है ना बायोलॉजिकल असेट्स है, ये बेरर प्लांट्स नहीं है। ठीक है, जो डुअल नेचर के होते हैं ना, डुअल नेचर इन द सेंस, समझो रबर और लैटिक्स के लिए कोई ट्री है। ठीक है, अब क्या होगा, जो लैटिक्स है वो निकल गया, और उसके बाद रबर जो है ना वो निकल गया, और उसके साथ साथ में जो वुड है, जो ट्री का वुड है, वुड हम स्पेसिफिकली अलग से उसको भी सेल करते हैं, ट्री को भी बेचते हैं, ट्री का प्रोड्यूस को भी बेचते हैं। ये क्या हुआ, डोल यूज हुआ, तो फिर उस केस में क्या मानेंगे, इसका जो है ना ये बेरर प्लांट नहीं है, ये बायोलॉजिकल एसेट में आएगा, इंडियस 41 उसको देख लेगा। सिंपल। ये चार चीज समझ गया, आउट ऑफ स्कोप, याद आ गया? यस। चलो, अब देखेंगे रिकग्निशन कैसे करेंगे सर। नॉर्मली रिकग्निशन कैसा होगा हमारे बायोलॉजिकल असेट का, जो बायोलॉजिकल असेट को मुझे रिकग्नाइज करना है, तो तीन चीज ध्यान देना है। तीन चीज में से दो चीज मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके लिए तो एक्सेप्शन है, इसके लिए जो है ना थर्ड वन के लिए एक्सेप्शन है, बट फर्स्ट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? जो मेरा क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स हुआ या बायोलॉजिकल असेट हुआ या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ, या फिर समझो मेरा काउ हर्ड है, ये काउ हर्ड के ऊपर मेरा जो है ना कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंट्रोल। यहाँ पे कोई भी अनडिस्प्यूटेड ओनरशिप वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और उस पर्टिकुलर काउ हर्ड्स के ऊपर या फिर बायोलॉजिकल एसेट है, उससे मुझे इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलना चाहिए। मेरा एंटिटीज को क्या है, इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलना चाहिए। तब जाके बायोलॉजिकल असेट्स को मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ अपने बुक्स में। क्या? कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल होना चाहिए, या मींस रिलायबली मेजर्ड होना चाहिए। जब रिलायबली मेजर्ड बोलूं मैं, तो नॉर्मली यहाँ पे अजम्पशन है कि बायोलॉजिकल असेट है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इसका जो है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मार्केट में कभी भी अवेलेबल होगा ही। लेकिन इन केस अगर मार्केट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम कॉस्ट में रिकग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट माइनस जो भी उसका जो एक्सपेंसेस है वो, नहीं सॉरी, कॉस्ट प्लस उसका जो भी एक्सपेंसेस है डायरेक्टली रिलेटेड, उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अदरवाइज फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल स्पेसिफिकली अवेलेबल होता ही है इन केस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, अब अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, व्हाट इज द अकाउंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट? जब बायोलॉजिकल असेट्स की बारी आ गई, तो फिर इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन देखना पड़ेगा। अब इनिशियल रिकग्निशन और सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कौन से वैल्यू में करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन से वैल्यू में करेंगे हम? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेंगे। किसमें करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो एग्रीकल्चर का इंड एस 41 स्पेसिफिकली डिराइव्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि जो भी असेट है एग्रीकल्चर इंड एस 41 के हिसाब से, वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही रिकग्नाइज होना चाहिए। वो काफ्स हो, या फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, या बायोलॉजिकल असेट हो, जो भी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में ही रिकग्नाइज होना चाहिए। तो इंड एस 41 का एक दिमाग में रख लो कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होना ही चाहिए, और उसी में रिकग्नाइज करेंगे हम। ठीक है, अब पहले देखेंगे हम इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट यानी इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा, यानी क्या, जब परचेस करूंगा कोई एसेट को तो रिकग्नाइज कैसे करूंगा, कोई भी नहीं, बायोलॉजिकल एसेट को। तो सारे बायोलॉजिकल एसेट जब भी परचेस करूंगा ना, तब फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में डिटरमाइन करूंगा। अब ये फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कैसे डिटरमाइन करूंगा, वो कैसा होगा, समझो यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होगा, बट इन जनरल सेंस टू कनेक्ट द रियल मार्केट, मैं बता रहा हूँ कि अगर रेडिली अवेलेबल मार्केट प्राइस है, समझो कोई भी असेट है, समझो मेरे पास काव है, काव को मुझे बेचने क्या है, मार्केट में लेके जाता हूँ, मार्केट में क्या चल रहा है रेट, 1 लाख। 1 लाख क्या हुआ मेरे लिए, फेयर वैल्यू हुआ। समझा? तो रेडिली अवेलेबल मार्केट प्राइस जो भी रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू। ठीक है, उसमें से लेस कर दो जो भी कॉस्ट है, ब्रोकरेज कॉस्ट हुआ, ऑक्शन फीस हुआ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, जो भी है वो लेस कर दो, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिल गया मुझे, तो नॉर्मली मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल असेट
जब भी परचेस करेगा कोई भी इंसान, तो उसको दो व्यू देखना चाहिए। एक फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल, क्यों? क्योंकि उसको जो है ना बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज करना है। अदर वन वुड बी कैश फ्लो, कि वो उसका एक्चुअल कैश फ्लो कितना है, इतना पे आउट कर रहा है उसके पॉकेट से, वो देखना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल तो पता चल गया सर। ठीक है, ये किसके लिए यूज करेंगे हम? बायोलॉजिकल असेट रिकग्नाइज करने के लिए यूज करेंगे। देन अदर वन वुड बी कैश फ्लो। कैश फ्लो चेक करूंगा कि एक्चुअल बायर का कैश फ्लो कितना है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो डिटरमाइन हो जाएगा क्वेश्चन के बेसिस। तो इन दोनों की जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड गेन एंड लॉस ऑन द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल असेट। ठीक है, जो भी डिफरेंस रहेगा वो गेन या लॉस रहेगा। तो इनिशियली हम जब भी रिकग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में हम रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इसका एंट्री आई गेस यहाँ पे लिखा था मैंने। यहाँ पे देखो, बायोलॉजिकल एसेट किसके इसमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में होगा। टू बैंक मेरा एक्चुअल कैश फ्लो जाएगा, जो भी डिफरेंस है डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज लॉस या गेन। इसके लिए रिलेटेड एग्जांपल दिया था। एग्जांपल क्या क्या? परचेस्ड काउ फॉर रुपीज 1 लाख, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड बाय द सेलर वाज 2%। किस कौन इनकर कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेलर इनकर कर रहा है। जब सेलर इनकर कर रहा है तो फिर बायर का इसमें से उसका जो एक्चुअल कैश फ्लो है, एक्चुअल कैश फ्लो तो 1 लाख है, बरोबर, एक्चुअल कैश फ्लो तो 1 लाख है। अब देखना पड़ेगा फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल कितना है। फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रेडिली अवेलेबल मार्केट कितना है? 1 लाख है, उसमें से मुझे ट्रांजेक्शन कॉस्ट 2% लेस करना पड़ेगा। वो कोई भी पे करना हो मुझे लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। अभी लेस कर दिया तो फिर मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मिल गया। तो इन दोनों की जो डिफरेंस है, दैट विल बी दैट विल बी लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो यहाँ पे मैंने उसी का एंट्री लिखाया था। सिंपल। चलो, इनिशियल रिकग्निशन तो हो गया। इनिशियल रिकग्निशन सिंपल था। अब आ गए सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन सिंपली एवरी 31st मार्च को करते हैं हम। ठीक है, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन एवरी 31st मार्च को करते हैं। अब 31st मार्च इन द सेंस एवरी रिपोर्टिंग डेट, ठीक है, ईयर एंड में करेंगे। तो समझो फॉर एग्जांपल मैंने काउ परचेस किया था, बायोलॉजिकल असेट्स की बात हो रहा है, काउ परचेस किया था। काउ परचेस किया था जब वो 2 साल का था। काउ का एज क्या था? 2 साल का था। अब जब काउ को परचेस किया था जब 2 साल का था, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अब 1 साल बाद मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, यानी रिपोर्टिंग डेट इन द सेंस 31st मार्च, 1 साल बाद है। तो ये काउ का एज भी बढ़ जाएगा, राइट? ये काउ का एज भी बढ़ जाएगा। तो ये काउ जो है वो हो जाएगा 3 इयर्स का, बरोबर। तो यहाँ पे जब भी ऐसा बायोलॉजिकल असेट के केस में मुझे सब्सिक्वेंट रिकग्निशन करना है, तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा फिजिकल चेंज कितना है और प्राइस चेंज कितना है। ठीक है, उसमें मुझे नॉर्मली बताना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज कितना है और प्राइस चेंज कितना है। अब फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज कैसा बताएंगे सर? तो प्राइस चेंज सिंपल है। मेरा 2 साल का था ऑन 1 अप्रैल, राइट, ऑन 1 अप्रैल मेरा 2 साल का था। तो एज ऑन 31st मार्च 2 साल का प्राइस कितना है? देखो, 2 साल का काउ जो है ना एज का, उसका प्राइस देख लो। तो ये जो डिफरेंस है प्राइस में, दैट इज प्राइस चेंज, बराबर। अब एज ऑन 31st मार्च 2 साल वाला प्राइस का हमने प्राइस का ऑलरेडी चेंज निकाल लिया। अब 31st मार्च को ही मुझे चेक करना है कि 2 साल का प्राइस कितना है, 2 साल का जो काव था उसका प्राइस कितना है, और 31st मार्च को ही 3 साल का जो काव है उसका प्राइस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे हम? उसको फिजिकल चेंज कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा नहीं समझा तो एग्जाम्पल लेके करते हैं, सिंपल है, एग्जाम्पल लेके करते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्या था? अ फार्मर ओन्ड अ डेयरी हर्ड ऑफ 3 ईयर ओल्ड कैटल्स एट एज एट 1 अप्रैल X1। ठीक है, 3 साल का ओल्ड कैटल्स है विद द फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 13,750 एज अ होल, हाँ। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कैटल्स इन दी हर्ड वॉज 250। अब 250 कैटल्स थे, कितने साल के थे? 3 साल के थे। इसका टोटल फेयर वैल्यू है 13,750। कब? एज ऑन 1 अप्रैल X1। सब चीजें याद रखो। अब पर कैटल अगर निकालूं मैं एज ऑन 1 अप्रैल, तो मेरा कितना आएगा? 55 रुपीज पर कैटल आ जाएगा। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ 3 ईयर कैटल एज एट 31st March X2 वॉज 60। अब आगे देख रहे हैं एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। अगर देखोगे मेरा जो कैटल का प्राइस है कितना हुआ? 60 रुपीज हुआ। कितना? जो 3 ईयर्स का कैटल है वही। द फेयर वैल्यू ऑफ 4 ईयर कैटल जो है ना, 4 ईयर कैटल का कितना है एज ऑन 31st March X2 इज 75 रुपीज पर कैटल। अब यहाँ पे देखना है मुझे प्राइस चेंज कितना है और मुझे फिजिकल चेंज कितना है, वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो मेरा कैटल्स कितने थे? तो सबसे पहले देखो, 250, बरोबर। उसका एज क्या था ऑन 1 अप्रैल? 3 साल का। मुझे प्राइस चेंज निकालना है। तो मुझे देखो एज ऑन 31st मार्च सेम 3 साल का जो कैटल से उसका क्या प्राइस है। तो 3 साल का
एज ऑन 31 मार्च X2 उसका क्या प्राइस है 60, बट एज ऑन 1 अप्रैल तो इसका प्राइस था कितना 55। तो ये जो 5 रुपए का चेंज है, 5 रुपए का चेंज है, दैट इज नोन एज प्राइस चेंज। तो वही क्या होगा देखो, 250 कैटल्स है, 5 रुपीज का चेंज है, तो मेरा यहाँ पे आ गया प्राइस चेंज। ये आ गया मेरा प्राइस चेंज, सिंपल। तो नॉर्मली अगर क्या करेंगे, नॉर्मली मुझे चेंज निकालना है ना, सिंपल वे में मैं क्या कंप्यूट करूंगा, एज ऑन 31 मार्च X2, 31 मार्च X2 मेरा 4 साल, 3 साल का था कैटल्स, वो क्या हुआ 4 साल के हो गए। 4 साल का कैटल्स कितने हैं, 75 रुपीज है, राइट, 75 रुपीज है। तो 250 कैटल्स इंटू 75, सॉरी यहाँ पे 250 कैटल्स इंटू 75 कर लो, कितना आएगा 250 इंटू 75, जो भी आएगा अमाउंट, माइनस इनिशियली 13,750 का मेरा फेयर वैल्यू था, वो लेस कर दो, तो मेरा एक्चुअल चेंज कंप्लीट मतलब टोटल चेंज मुझे मिल जाएगा। अब ये जो चेंज को है ना मुझे बाइफरकेट करना था प्राइस चेंज में और फिजिकल चेंज में। प्राइस चेंज बाइफरकेट कर लिया मैंने, जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा, मेरा फिजिकल चेंज। ये एक तरीका है, मैंने टोटल चेंज निकाल लिया, उसमें से प्राइस चेंज लेस कर दिया, तो फिर मेरा फिजिकल चेंज आ गया, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या है फिजिकल चेंज निकालने का, फिजिकल चेंज निकालने का एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च देखो कि 3 इयर्स का कैटल का प्राइस कितना है 60, और 4 ईयर का कैटल का प्राइस कितना है 75। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 15, 15 इंटू 250 कर लो, बरोबर 15 इंटू 250, जो भी आएगा दैट विल बी माई फिजिकल चेंज। समझा क्या बताओ? इजी है, बहुत इजी है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। समझा यहाँ तक? यस सर। ओके। अब इसका एंट्री कैसा होगा, बायोलॉजिकल एसेट तो गेन ऑन रीमेजरमेंट, 5,000 का गेन था, तो यहाँ पे ये जो गेन है इसमें दो में बांट सकते हैं हम, एक फिजिकल और मेरा यहाँ पे प्राइस का। वेरी वेरी सिंपल। अब आ जाएंगे क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिमिलर टू दैट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर X3 परचेज किया 100 शिप्स फ्रॉम द मार्केट फॉर 5 lakhs। तो 5 lakhs में परचेज किया है 100 शिप्स को, ओके, विद द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ 2% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शिप वॉज इनकर्ड विच वॉज पेड बाय द सेलर। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कौन पे कर रहा है, सेलर पे करेगा, ठीक है। तो ये हम किस लिए यूज कर सकते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंप्यूट करने ले सकते हैं, बट एक्चुअल बायर का कैश फ्लो कितना है 5 lakhs ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ships fair value increased from 5 lakh to 6 lakh on 31st March X4. Transaction cost 2% would have been incurred by the seller to get the ship to the relevant market. तो relevant market में लाने फिर से 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा ही। वो किसके लिए बता रहे हैं, जो इंक्रीज है ना, इंक्रीज 6 lakhs को एज ऑन 31st मार्च, ये हमें जो अभी सेल करेगी तो 2% लगेगा, तो फिर ये क्या करने यूज कर सकते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट के सेल कंप्यूट करने ले सकते हैं। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ परचेस एंड द रिपोर्टिंग डेट एंड पास द जर्नल एंट्री। तो सिंपली यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बेसिक सा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे मैंने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऐसा ही निकाल ले सकता हूँ, कैसा, 5 लाख का मेरा एक्चुअल प्राइस है, माइनस कर दो 2%, 2% माइनस कर दो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा, जो 4,90,000 हो जाएगा यहाँ पे। एक्चुअल कैश फ्लो कितना है 5 लाख, तो जो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर लॉस है वो 10,000 है। तो अगर यहाँ पे देखोगे, बायोलॉजिकल एसेट 4,90,000 टू बैंक 5 लाख, तो लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन 10,000 मैंने रिकग्नाइज किया, ठीक है। देन उसके बाद एज ऑन 31st मार्च X4, को कितना हो गया मेरा प्राइस, X4 को मेरा प्राइस हो गया 6 लाख। इसमें से 2% लेस करना पड़ेगा मुझे, क्यों, क्योंकि सेम मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालना है, तो 2% कॉस्ट टू सेल है वो निकाल लिया। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा 2% लेस करा तो 12,492 आएगा आई गेस, नहीं 592, कितना आएगा देख लो, 6 लाख के ऊपर -2%, हाँ 588, सॉरी 588, बरोबर। इनिशियली मैंने कितना रिकग्नाइज किया था, 4,90,000 रिकग्नाइज किया था, जो भी इंक्रीज है वो गेन ऑन रीमेजरमेंट करके कंसिडर कर लेंगे। देखो, एज ऑन 31st मार्च X4
फेयर वैल्यू हैज बीन इंक्रीज टू 6 lakhs। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमाइन करूंगा, 6 lakhs माइनस 2% ऑफ 6 lakhs, तो फिर 5 लाख 88। तो मेरा इंक्रीज कितना है, 98,000। तो ये 98,000 को सब्सिक्वेंटली मैंने रिकग्नाइज करना है, बायोलॉजिकल एसेट बढ़ जाएगा टू गेन ऑन रीमेजरमेंट। 98,000 ये गेन ऑन रीमेजरमेंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं। ये टेस्टिमोनियल का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बायर जो है ना, बायर भी क्या पे करेगा, 2% पे करेगा ऑन दी क्या, ऑक्शनर फीस। 2% ऑक्शनर फीस पे करेगा। चलो देखते हैं पूरा क्वेश्चन। एंटिटी ए परचेस्ड कैटल एट एन ऑक्शन फॉर ऑन 30th June X1। परचेस्ड, परचेज प्राइस कितना है ऑन 30th June X1, 1 लाख। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द कैटल बैक टू द फर्म, एंटिटी फार्म 1,000 है। सेल प्राइस ऑफ द कैटल एट 31st March X2 कितना है, 1,10,000। तो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ये इनिशियल रिकग्निशन का है, ये सेकंड वाला जो है ना सब्सिक्वेंट रिकग्निशन का है। तो फर्स्ट इनिशियल रिकग्निशन देख रहे हो, तो यहाँ पे 1,10,000 जो है ना, 1,10,000 नहीं, 1,01,000 इंकर हो रहा है। मेरा वॉइस अटक रहा है क्या? हम्म, क्लियर है वॉइस नो मेरा? सर। हाँ ओके। कितना है, 1,01,000। चलो, अब आगे क्या है, द कंपनी would have to incur similar transportation cost if it were to sell the cattle at auction, in addition to the auctioneer's fees of 2% of sales price. The auctioneer charges of 2% of selling price from the both the buyer and seller. तो यहाँ पे इनिशियली मुझे कितना अमाउंट में, मतलब कितना कॉस्ट है, 1,01,000 है। उसके एडिशनल में बायर को 2% जो है ना, 2% एडिशनल ऑक्शनल फीस भी बेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोथ बायर एंड सेलर बोल रहे हैं। सिंपल। तो मुझे दो चीजें कंप्यूट करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और उसके बाद कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैंने कंप्यूट किया, देखो मेरा परचेस प्राइस कितना है, 1 लाख है, उसमें से लेस हो जाएगा ऑप्शनल फीस 2,000, और मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1,000 वो लेस हो जाएगा, तो फिर 97,000 विल बी माई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कब? इनिशियल रिकग्निशन के लिए। कैश आउटफ्लो कितना है, परचेस प्राइस जो है ना 1 लाख है, 2,000 ऑक्शनल फीस है, और जो है ना 1,000 ट्रांसपोर्टेशन फीस है, 1,03,000 विल बी कंसिडर्ड एज माई कैश आउटफ्लो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो देखो, बायोलॉजिकल असेट 97,000, बैंक 1,03,000, और जो भी डिफरेंस है वो 6,000 आ गया मेरा लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसे करेंगे? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के केस में 1,10,000 हो गया मेरा फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इन द सेंस सेलिंग प्राइस जो भी था वो 1,10,000 होगा। उसमें से 1,000 जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सिमिलर कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा, और 2% ऑफ द फेयर वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा, ऑप्शनल फीस भी। तो ये मैंने लेस करने के बाद 1,06,800 विल बी माई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 31st March X2। जब ये लेस कर दूंगा, इसमें से इनिशियली रिकग्नाइज जो भी लेस कर दूंगा, तो मुझे इंक्रीज आ जाएगा फेयर वैल्यू इंक्रीज, विच वॉज 9,800। ये 9,800 को रिकग्नाइज कर लूंगा मैं, बायोलॉजिकल असेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट। सिंपल। क्वेश्चन रिवाइज हो गया अच्छे से? इजी था। यस सर। हम्म, चलो यहां तक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की क्या है, अब देखते हैं काव्स विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट नहीं, मतलब काव्स के केसेस में हम रिकग्निशन कैसे करेंगे? जब काव्स बॉर्न हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था, ये बड़ा काव है, इसको परचेस किया था मैंने। जब परचेस किया था, इसका इनिशियल रिकग्निशन किया था फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन किया था फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में। अब यहाँ पे 1 साल बाद क्या हुआ, इसको बॉर्न हुए कुछ काव्स। ठीक है। जब काव्स बॉर्न हुआ है, तो उस केस में मुझे इसका इनिशियल रिकग्निशन, काव्स का इनिशियल रिकग्निशन और जो है ना सब्सिक्वेंट रिकग्निशन देखना पड़ेगा। बराबर। क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट पे कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कुछ 1 रुपए भी नहीं पे कर रहे हैं हम। ये तो क्या हो रहा है, मुझे डायरेक्टली मेरा जो पहले से असेट था उससे ही मुझे क्या मिल रहा है, एडिशनल बायोलॉजिकल असेट मिल रहा है। ठीक है। तो इस केस में मुझे कैसा रिकग्निशन करना है वो देखना है। तो काव्स जो है, काव्स को हम क्या मानते हैं, इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, एंड उसको रिकग्नाइज किया जाएगा एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो बायोलॉजिकल एसेट टू पीएनएल कर देंगे। सिंपल। जितना भी काव्स है उसके ऑन दी बॉन्ड डेट, मतलब जो डेट में बॉन्ड हुआ उस डेट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी। तो जब क्वेश्चन में दिया होगा उसको वैल्यू को ले लूंगा, और उसके बेसिस में मुझे रिकग्नाइज करना है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इनकम माना जाएगा
और इसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब इसका सब्सिक्वेंट रिकग्निशन क्या होगा? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन सेम मैंने जो कंसेप्ट बताया था, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन जो मेरा नॉर्मली जब परचेस करते हैं सेम वैसा ही होगा। कैसा सर? जो काव्स है वो अभी जो बॉर्न हुए थे, अब एक साल बाद क्या हो गए, ए 1 ईयर के हो जाएंगे। जब 1 ईयर के हो जाएंगे तो 1 ईयर बॉर्न जो 1 ईयर जो काव्स है उसका क्या है, मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे मुझे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चेंज आएगा, चेंज इन द सेंस जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज चेंज इन फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज माना जाएगा, प्राइस चेंज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट पे नहीं कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ परचेसिंग कार्स, राइट। जो भी चेंज है उसको फिजिकल माना जाएगा। नॉर्मली इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज कभी बहुत रेयर केसेस में होगा। ठीक है। एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंज। और इसका एंट्री क्या होगा? बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट हम एंट्री कर देंगे। चलो, अब फिर आगे बढ़े थे, हमने आगे बढ़ के ये देखा था कि डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कैसा करना है। डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट कैसे करना है? तो डी रिकग्निशन के केस में सबसे पहले केस लिया था डेथ वाला। तो डेथ के केस में कैसे करेंगे वो देखना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना था हमें। तो डेथ के केस में कैसे करते हैं? तो नॉर्मली समझो, अब मेरे पास कोई भी बायोलॉजिकल एसेट है। अब वो जो बायोलॉजिकल एसेट है, काउ से समझो, एग्जांपल के लिए काउस, या फिर गोट्स से समझो। गोट्स क्या है? बायोलॉजिकल एसेट है। ये गोट्स जो है ना, मेरे पास 100 है, 100 में से 10 मर गए। मर गए इन द सेंस ड्यू टू है इलनेस या सिक, मर गए। अब जब मर गए तो फिर मेरा 100 में से 10 मर गए तो 90 बचे हैं। तो जो ये 10 है दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस। क्यों? क्योंकि या तो मैंने बेचा नहीं उसको, या फिर इन्वेंट्री में भी कन्वर्ट नहीं किया। ये क्या हुआ? उसका कुछ इलनेस की वजह से मर गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। तो यहाँ पे मुझे क्या रिकग्नाइज करना पड़ेगा? लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जब लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा तो उसका एंट्री क्या होगा? फेयर वैल्यूलेस, और सॉरी, लॉस का एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन डेथ ऑफ बायोलॉजिकल एसेट टू बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये जो लॉस है इसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में, इसको ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल में। इसके ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, विच वॉज सिंपल। और यहाँ पे डी रेकग्नाइज कौन से वैल्यू में करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेंगे। ठीक है। लॉस जो भी रेकग्नाइज करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रेकग्नाइज करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन देख लो क्या है। एक्स वाई लिमिटेड इज अ फार्मिंग एंटिटी, फार्मिंग एंटिटी है वेयर काउस आर मिल्क्ड, काउ के डेली बेसिस में मिल्क निकालते हैं। मिल्क इज केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग एंड सोल्ड टू द रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन द वीकली बेसिस। ऑन 1 April X1 XY Limited had a herd of 500 cows which were ऑल 3 years old। तो इनके पास 500 काउ थे, और 500 में से जो है ना, सब जो है ना 3 साल के थे। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउस बिकेम सिक, एंड 30th को क्या हुआ, 20 काउ जो है ना वो मर गए। अब 20 का 30th को मर गया, तो 30th का मुझे नॉर्मली फेयर वैल्यू कंसिडर करना है। बट यहाँ पे 30th सितंबर का फेयर वैल्यू नहीं दिया है, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट को कंसिडर किया। ऑन 1 October X1 XY लिमिटेड परचेज 20 रिप्लेसमेंट काउस, 21,000 ईच। दीज काउस वर 1 year old। ठीक है। ऑन 31st March एक्स वाई लिमिटेड हैड 1,000 liters of milk in the cold storage which had been sold to the retail distributors. The market price of the milk at 31st March X2 was 20 per liter. When selling the milk to distributor XY Limited incurs a selling price कितना, 1 रुपए का। The amount did not change during the March X2 and are not expected to change during X3, सॉरी X2। ठीक है, अप्रैल X2 में चेंज नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ये दिया है काउस। तो हमने डायरेक्टली आंसर चालू किया क्या? आगे दिया है, यू कैन अज्यूम दैट फेयर वैल्यू ऑफ 3.5 year old काउ ऑन 1 October X1 इज 27,000। तो मैंने एक चीज बताया था कि यहाँ पे नॉर्मली 30th को मर गया, 20 काउ जो है वो 30th को डेथ हुआ, तो 30th का ही लेना पड़ेगा मुझे फेयर वैल्यू। बट 30th का फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट उसके सब्स्टिट्यूट में 3.5 ईयर का 3.5 ईयर का ओल्ड काफ का क्या दिया, फेयर वैल्यू दिया। तो फिर उस डेट में 1 अक्टूबर का वो कंसिडर कर लेंगे एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये फेयर वैल्यू है, इन केस फेयर वैल्यू है लेस कॉस्ट टू सेल, मुझे देखना पड़ेगा। कॉस्ट टू सेल्स कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है, देख लो। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होगा? डेथ के ट्रांजेक्शन। अब जब डेथ होगा तो क्या रिकग्नाइज करना पड़ेगा? बताओ, लॉस रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब लॉस कितना, 20 का उसका रिकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। उसका फेयर वैल्यू है क्या? यस, 27,000 है। कॉस्ट टू सेल है क्या? यस। ऑन 1 October X1 का कॉस्ट टू सेल देख लो, 1,000 है। तो 27,000 -1,000 करूंगा मैं, तो 26,000 विल बी माई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल।
इंटू 20 काउस। तो ये हो जाएगा मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 20 काउस, वो रिकग्नाइज करूंगा मैं एज अ लॉस। तो देखो वही क्या होगा मैंने, देखो लॉस ड्यू टू डेथ 5,20,000 टू बायोलॉजिकल एसेट 5,20,000। कैसा है सर 5,20,000? अगर देखोगे 27,000 मेरा फेयर वैल्यू है, 20 काउस है, 1,000 रुपीज कॉस्ट टू सेल था 20 काउस से, तो फिर 20,000 तो लेस करने के बाद 5,20,000 आ गया। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट जो रिकग्निशन करना है मुझे परचेज का करना पड़ेगा। जो 20 काउस 1 ईयर ओल्ड के थे, तो उनका प्राइस कितना था? उनका प्राइस ये था कि 20 न्यू काउस का 21,000 में परचेज किया था, और 1,000 जो है ना कॉस्ट टू सेल है। तो 21,000 फेयर वैल्यू है, माइनस 1,000 कॉस्ट टू सेल है, तो फिर 20,000 मेरा क्या होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंटू 20 काउस, तो 4 लाख आ गया। कैश आउटफ्लो, एक्चुअल आउटफ्लो कितना हुआ, 21,000 इंटू 20 काउस, दैट इज 4,20,000। तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन होगा, तो वो मैंने रिकग्नाइज किया होगा बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक। बायोलॉजिकल एसेट 4 लाख और टू बैंक 4,20,000, ठीक है, और जो भी डिफरेंस है 20,000 विल बी लॉस ऑन बायोलॉजिकल एसेट। अब एज ऑन 31 मार्च X2 कैसा करूंगा? तो यहाँ पे दो बाइफर्केशन हो गए। 500 काउस है, उसमें से 480 काउस जो मेरा 3 साल के थे वो अब 4 साल के हो जाएंगे, और 20 काउस जो 1 ईयर के थे वो 1.5 ईयर के हो जाएंगे एज ऑन 31 मार्च X2। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 480 काउस का किया था, तो 480 काउस का अगर देखोगे तो सिंपली मैंने 3 साल के टाइम पे कितना फेयर वैल्यू रिकग्नाइज किया था, और 4 साल तब तक हो जाएगा तो फिर कितना फेयर वैल्यू है वो दिखा था मैंने। 480 काउस, ये जो है ये क्वेश्चन मुझे टेबल से मिल गया। टेबल कहाँ से है, यहाँ पे। 4 साल का, 4 साल का काउ एज ऑन 31 मार्च X2 कितना है, 26,500 है, राइट। उसमें से लेस कर दिया मैंने कॉस्ट टू सेल, बराबर। तो ये आ गया 25,400। यहाँ पे आ गया 25,400, एंड 480 काउस है, तो मेरा टोटल इतना बन गया। और इनिशियली कितना रिकग्नाइज किया था, इतना। तो फिर जो भी डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी फेयर वैल्यू चेंज, दैट इज 2,88,000। ठीक है, तो जो भी लॉस था, लॉस था क्योंकि पहले इनिशियली हमने ज्यादा रिकग्नाइज किया था और सब्सिक्वेंटली उसका वैल्यू कम हुआ था, तो फिर जो भी लॉस है वो रिकग्नाइज किया, तो लॉस टू बायोलॉजिकल एसेट। देन उसके बाद हमने देखा न्यूली बॉट काउस। अब जो न्यूली बॉट काउस है 20, उसका देखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हुआ 1.5 ईयर्स के हुए हो गए। 1 अक्टूबर को हमने परचेस किया था तब 1 ईयर के थे, अब कितने हो जाएंगे 1.5 ईयर्स के। तो इनिशियली मैंने 4 लाख में किया था, अब कितना हो जाएगा, 23,000 फेयर वैल्यू है, कॉस्ट टू सेल 1,100 है, तो ये 22,400 इंटू 20 काउस आ गया 4,48,000। इसमें से लेस कर दिया मैंने इनिशियली जितना भी रिकग्नाइज किया था 4 लाख। जब लेस कर दिया तो जो भी इंक्रीज है फेयर वैल्यू इंक्रीज, मेरा प्रॉफिट मतलब गेन आया था, तो मैंने गेन रिकग्नाइज कर लिया यहाँ पे। देखो बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट। ये हद तक क्लियर है? बताओ, क्वेश्चन इजी है? चलो, इसके बाद हम देखते हैं एक और चीज, कंसेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में हम रिकग्निशन कैसे करेंगे सर? नॉर्मली रिकग्निशन कैसा होगा, ये भी होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है तो इसका इनिशियल रिकग्निशन कैसा होगा? इनिशियल रिकग्निशन होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बट इसको एज एन इनकम मान के हम करेंगे, तो एग्रीकल्चर टू पीएनएल, सिंपल। अब क्या होगा, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, समझो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो क्या होगा, समझो मिल्क है, मिल्क को रिकग्नाइज कर लिया मैंने इनिशियली। अब समझो अनसोल्ड मिल्क है मेरे पास, एज ऑन 31 मार्च जो है ना वो मेरा अनसोल्ड है। मेरे इसमें क्या होगा, मेरे बैलेंस शीट में दिखेगा क्या, अनसोल्ड मिल्क। अब अनसोल्ड मिल्क तो नहीं लिख सकता हूँ ना, दैट इज इनडायरेक्टली इन्वेंट्री। डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली वो तो इन्वेंट्री है ना मेरा। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इनिशियली रिकग्नाइज होने के बाद ऑन 31 मार्च, इसको क्या माना जाएगा, इन्वेंट्री माना जाएगा। और इन्वेंट्री का जो रूल्स है, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू करेंगे एज ऑन 31 मार्च X3। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या करेंगे, इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज करेंगे, और सब्सिक्वेंटली एट द बैलेंस शीट डेट उसको इन्वेंट्री माना जाएगा, और इन्वेंट्री के बेसिस में जो भी रूल लगेगा, क्या
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वो रूल लगा के हम क्या करेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। सिंपल। अब यहाँ पे सेम यही जो है ना, इसी क्वेश्चन में एक चीज था, क्या, अनसोल्ड मिल्क। अब ये जो अनसोल्ड मिल्क है, अगर देखोगे तो 20 रुपीज जो था मार्केट वैल्यू था, एंड 1 रुपीज इज सेलिंग कॉस्ट। तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है, 19। बरोबर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 19 है। अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस देखो मैं, सेलिंग प्राइस इज 20। बरोबर। तो हम क्या करते हैं, एट द ईयर एंड हम क्या देखते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बरोबर। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट हुआ। एनआरवी इज नथिंग बट, अगर सेलर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको मार्केट में सेल करने से उसको क्या मिलेगा, दैट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो ये क्या है, 20 रुपीज एनआरवी समझो। तो विच एवर इज लोअर क्या है, 19 है, तो 19 हम रिकग्नाइज करेंगे बेस्ड ऑन मिल्क। अब मिल्क कितना है मेरा, 1000 लीटर्स। 1000 लीटर्स इंटू 19 विल बी 19,000। 19,000 हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में लिखा होगा, हाँ, मिल्क जो है कितना होगा, 19,000 का होगा। सिंपल। चलो देखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। सब्सिक्वेंटली जो है ना, कोई भी अनसोल्ड है उसको इन्वेंट्री माना जाएगा और इंड एस 2 के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी इनिशियली रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है। अब डी रिकग्निशन के केस में, अब तो हमने देखा था डी रिकग्निशन वाले में सबसे पहले डेथ देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रिकग्निशन दिखना था। अब फर्दर रिकग्निशन देखेंगे, डी रिकग्नाइज कैसे करना है, बायोलॉजिकल एसेट का जो है ना, इसका डी रिकग्निशन कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले हमने कंसिडर किया सेल। अब जब सेल किया जाएगा, जब भी सेल किया जाएगा, तो सेल को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जब सेल करूंगा तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट टू बायोलॉजिकल एसेट, राइट। जो भी डिफरेंस रहेगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, हम वैसे रिकग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट थिंग आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल एसेट को मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू इन्वेंट्री। यानी क्या, मेरा बायोलॉजिकल एसेट है, समझो गोट है, गोट को क्या कर रहा हूँ, मीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो गोट जो है मेरा बायोलॉजिकल एसेट है, और ये गोट को मैं मीट में जब कन्वर्ट करूंगा, दैट मीट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री। तो ये जो कन्वर्जन है ना, इसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डी रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल एसेट कम हो जाएगा, तो बायोलॉजिकल एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये कन्वर्ट होके मेरा इन्वेंट्री बच जाएगा, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है। कन्वर्जन का कुछ कॉस्ट लगा होगा, तो टू बैंक, और जो भी डिफरेंस रहेगा इसके बीच में, दैट विल बी लॉस या गेन ऑन कन्वर्जन। सिंपल। सिंपल लॉजिक लगाओ तो हो जाएगा क्या, बायोलॉजिकल एसेट है, उसको कन्वर्ट करके मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री में लेके आऊंगा। इस कन्वर्जन के लिए कुछ कॉस्ट लगा होगा, तो कॉस्ट को मैं क्या इनकर करूंगा, टू बैंक करके इनकर कर सकता हूँ, राइट। वही होगा ना। और जो भी डिफरेंस रहेगा, दैट इज गेन या लॉस ऑन दी कन्वर्जन। सिंपल। दैट इज दी वन वे। तो डी रिकग्निशन में तीन चीज, एक डेथ, वो देख लिया, लॉस रिकग्नाइज करेंगे। सेकंड बैंक, सेल, सेल के केस में बैंक, और ये मेरा आएगा बायोलॉजिकल एसेट टू बायोलॉजिकल एसेट, जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंड फोर्थ वाला जो चीज, सॉरी थर्ड वाला जो चीज है, वो कन्वर्टिंग दी बायोलॉजिकल एसेट टू इन्वेंट्री। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन में इसका जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। चलो, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, एग्जाम्पल रीड कर लो, सिंपल हो जाएगा। मेन चीज मुझे बताना है ये वाला क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एलटीआर क्वेश्चन समझ लो। कंपनी एक्स परचेस्ड 100 cattle at an auction of 1 lakh on 30th September X1. Subsequent transportation cost were 1000, that is similar to the cost X would have to incur to sell the goat at the auction. Additionally, there would be 2% selling fee on the market price of the cattle to be incurred by the seller. तो ये फर्स्ट 3 लाइन क्या बोल रहा है, 100 गोट्स परचेज किया, कितना ऑक्शन में, 1 लाख का, राइट। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 है, और 2% सेलिंग फी पे करना पड़ेगा। ये सब जो चीजें हैं, मुझे क्या कंप्यूट करने में मिलेगा, मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैश फ्लो कंप्यूट करने में हेल्प होगा। बरोबर। तो इस केस में मैंने कंप्यूट किया होगा इनिशियल रिकग्निशन सबसे पहले किया। तो देखो, तो बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट टू बैंक। अब बायोलॉजिकल एसेट का फेयर वैल्यू मैंने कहाँ पे कंप्यूट किया, हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखो यहाँ पे कंप्यूट किया। तो 1 लाख मेरा क्या है,
ऑक्शन में परचेस प्राइस माइनस 2000 सेलिंग फी माइनस 1000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट उसे 97,000 आ गया। कैश फ्लो कितना है यहाँ पे देखोगे तो 1 लाख जो है ना वो पे करना पड़ेगा, एडिशनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1000 वो पे करना पड़ेगा, तो 1 लाख 1000 विल बी माई एक्चुअल कैश फ्लो। तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो पहला एंट्री देख लो, बायोलॉजिकल असेट टू बैंक, बायोलॉजिकल असेट का 97,000 टू बैंक 1 लाख 1000 जो भी डिफरेंस है दैट विल बी लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। तो मेरा पहला ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड हो गया, दिस विल बी माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सुन रहे हो ना? ठीक है। सेकेंड वाला क्या था? सेकेंड वाला क्या था? ऑन 31st March X2 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इज इन द मोस्ट रिलेवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू 1 लाख 10, transportation cost 1,000 rupees and would have to be incurred by the seller to get the goat to the relevant market, and auctioneer fees जो है ना वो 2% on the market price of the cattle that would be payable by the seller। तो यहाँ पे भी सिंपल बोल रहा है कि एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट दैट इज ईयर एंड में मेरा सिंपल मुझे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसा कंप्यूट करना है बता रहा है। तो 1,10,000 विल बी माई फेयर वैल्यू, उसमें से लेस कर दूंगा 1,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 2% ऑफ द फेयर वैल्यू विल बी माई ऑक्शनर फीस, ऑक्शनर फीस या सेलिंग फीस, हाँ ऑक्शन फीस है, तो ऑक्शनल फीस है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो लेस कर दूंगा तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से आ जाएगा। और इनिशियली जो रिकग्नाइज किया था, अभी का जो मेरा रिपोर्टिंग डेट में जो फेयर वैल्यू है, इन दोनों को लेस कर दूंगा तो इंक्रीज या डिक्रीज आ जाएगा। तो देखो फेयर वैल्यू था 1,01,000 और सॉरी 1,10,000, लेस कर दूंगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लेस कर दूंगा मैं 2,200 ऑक्शनल फी, तो ये मेरा आएगा 1,06,800। और इनिशियली रिकग्नाइज कितना है 97,000, 97,000 कहाँ से आया सर? यहाँ पे आया। ठीक है। तो जो भी इंक्रीज है, इंक्रीज विल बी फेयर वैल्यू इंक्रीज, और फेयर वैल्यू इंक्रीज को रिकग्नाइज करूंगा बायोलॉजिकल एसेट टू गेन ऑन रीमेजरमेंट। यहाँ पे अगर चाहो ना तो बैलेंस शीट भी बना सकता हूँ। बैलेंस शीट कैसे बनेगा? यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट आएगा, बायोलॉजिकल एसेट को इनिशियली मैंने कितना रिकग्नाइज किया था 97,000 में, ऐसा समझ लो ये बायोलॉजिकल एसेट है, इनिशियली 97,000 में मैंने रिकग्नाइज किया था। अब एडिशनली फेयर वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो फिर 99,800, तो अभी मेरा बायोलॉजिकल एसेट है 1,06,800। ठीक है। ये एक विजुअलाइजेशन लगाओ कि बैलेंस शीट में ऐसा हो रहा है, 1,06,800 मेरा बैलेंस शीट का बैलेंस है। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे ऐसा बोल रहा है कि ऑन 1st June X2 एक्स लिमिटेड सोल्ड, एक्स जो है ना वो सोल्ड किया 18 गोट्स फॉर ₹20,000 एंड इनकर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 150। इन एडिशन देर वॉज 2% ऑक्शनल फीस ऑन द मार्केट प्राइस ऑन द गोट पेड बाय द सेलर। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहा है कि जो है ना 18 गोट्स को सेल ऑफ कर दिया, 18 गोट्स को जब सेल ऑफ कर दिया तो उसका सेलिंग प्राइस जो है 20,000 है, उसमें से 150 जो है एडिशनली हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर किया, और 2% जो है ना वो ऑक्शनल फीस कर दिया। तो मुझे नेट सेलिंग प्राइस मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20,000 विल बी माई सेलिंग प्राइस, 150 जो है ये चार्जेस है, एडिशनल चार्जेस जो भी था, क्या था? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 400 ऑक्शनल फीस। तो मैं देखूंगा तो नेट सेलिंग प्राइस इज 19,450। क्या है मेरा नेट सेलिंग प्राइस? 19,450। 19,450 विल बी माई नेट सेलिंग प्राइस, यानी क्या मेरे बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 19,450। ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट में आएगा 19,450। और उसके साथ साथ में मुझे क्या कंप्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, जो मेरा कैरिंग अमाउंट है ऑफ माई बायोलॉजिकल असेट। तो बायोलॉजिकल असेट का कैरिंग अमाउंट कितना था? 1,06,800। बैलेंस शीट में कितना दिखा रहा था? बैलेंस शीट बताया था ना मैंने, यहाँ पे 1,06,800। ये तो कितना था? 100 गुड्स का था। अब 100 गुड्स में से मैंने क्या किया? 18 गुड्स को सेल ऑफ कर दिया। तो 1,06,800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 18 गुड्स कर दूंगा तो मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 19,220 कुछ ऐसा आता है। यहाँ पे देखो 19,224। ठीक है, 19,224। तो यहाँ पे देखोगे तो बैंक अकाउंट में कितना है मेरा? 19,450। टू टू मेरा बायोलॉजिकल एसेट जो है वो कितना कम हुआ मेरा, यानी क्या बायोलॉजिकल एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना कम हो जाएगा? 19,224। जो भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा गेन रहेगा, दैट डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज गेन ऑन सेल। कितना है? 264 का कुछ तो मेरा गेन आ जाएगा। हाँ, 226 मेरा गेन आ जाएगा। सिंपल, ये मैंने रिकग्नाइज कर लिया। तो अभी देखोगे तो बैलेंस शीट में अगर देखो अभी यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट कितना है मेरा? 1,06,800 था, राइट। अब लेस हो जाएगा सेल, सेल 19,226 का, बरोबर, 19,224 का लेस कर दो,
तो ये लेस करने के बाद मेरा बैलेंस जो भी आएगा, वो बैलेंस मेरा जो भी रहेगा 80,000 कुछ तो है, कितना है यहाँ पे, 80,000, 87,576 विल बी माई रिमेनिंग अमाउंट इन माई बैलेंस शीट। वो मेरा कितना है, 82 कोट्स का जो है ना फेयर वैल्यू बचा रहेगा। फेयर वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं, कैरिंग अमाउंट बचा रहेगा बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताओ? ये मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन हुआ। नो सर। ओके, वेरी गुड। अब आगे देखेंगे हम क्या हो रहा है। ऑन 15 September X2, द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स फॉर 82 820 42 गुड्स वर स्लॉटेड। स्लॉटेड इन द सेंस यानी क्या, उसको मीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वॉज 48,000, सॉरी, ऑन दैट डेट, विद द टोटल स्लॉटरिंग कॉस्ट ऑफ 4,200। ठीक है, जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना वो 4,200 है। द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द कार केसेस ऑन दैट डेट वॉज 48,300। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री का मेरा मार्केट वैल्यू है, इन्वेंट्री का जो है ना मार्केट वैल्यू। एंड एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ टू सेल दी कार केसेस वॉज 4,420। नो अदर कॉस्ट वर एक्सपेक्टेड, दूसरा कोई कॉस्ट नहीं था। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, मेरा जो 82 काउट्स काउस बचे थे, 82 काउस था कि गोट्स, हाँ गोट्स, 82 गोट्स थे। 82 गोट्स में से 42 गोट्स जो है ना उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम टू इन्वेंट्री, यानी मीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब 82 गाउट्स का, सॉरी, गोट्स को 42 में से 82 में से 40 जो है ना, हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो उसका वैल्यू है मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। वो कैसे कंप्यूट करेंगे, आ जाओ देखते हैं। मेरा बैलेंस कितना बचा था, मेरा बायोलॉजिकल एसेट का बैलेंस कितना बचा था, 87,576। ठीक है, कितना बचा था, 87,576। ये जो था वो 82 कोट्स का था, राइट, ये जो था 82 कोट्स का था। अब मुझे इसमें से 42 गोट्स जो है ना वो कन्वर्ट करना है। अब ये 42 गोट्स का मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना है, तो 87,576 डिवाइडेड बाई 82 गोट्स, ठीक है, इंटू 42 गोट्स करूंगा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो भी गोट्स है ना वो आ जाएगा 44,856। दिस इज माई बायोलॉजिकल एसेट। ठीक है, दिस विल बी माई बायोलॉजिकल एसेट। देन उसके बाद अगर क्वेश्चन में देखोगे, अगर क्वेश्चन में देखोगे तो 48,300 ये इन्वेंट्री का मार्केट वैल्यू था, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 420 निकाल दो, तो मेरा नेट नेट वैल्यू 4,7880 था, राइट। तो मुझे इन्वेंट्री का वैल्यू पता है, यस। मुझे बायोलॉजिकल एसेट का वैल्यू पता है, यस। मुझे कन्वर्जन कॉस्ट पता है क्या, यस। टोटल स्लॉटर कॉस्ट ऑफ 4,200 कन्वर्जन कॉस्ट भी पता है। तो जो भी डिफरेंस रहेगा मेरा क्या रहेगा, गेन या लॉस रहेगा। तो देखो, मेरा बायोलॉजिकल एसेट जो मैंने पहले निकला था, बायोलॉजिकल एसेट डी रेकग्नाइज होगा कितना, 44,856, यहाँ पे कंप्यूट किया मैंने। ठीक है, टू इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो उसका वैल्यू कितना है, 47,880, ये क्वेश्चन में दिया है, आफ्टर डिडक्टिंग 420 ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मेरा बैंक से कितना कन्वर्जन कॉस्ट जा रहा है, 4,200, बरोबर। तो दिस माइनस दिस, जो भी डिफरेंस रहेगा दैट विल बी कंसिडर मेरा लॉस या गेन। तो लॉस आ रहा है यहाँ पे 1,176 रुपीज मेरा बैलेंस आ रहा है लॉस। एंट्री में कोई दिक्कत है क्या, बताओ? कंप्यूटेशन में कई दिक्कत है? लॉजिक समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ओके, चलो आगे क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन है क्या, फिर से बताओ। फिर से बताना है तो नॉट। पक्का। चलो, ऑन 30th September X2, द मार्केट प्राइस ऑफ रिमेनिंग 40 कैटल जो है ना, ये 44,800 है। एक्सपेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 400 है, एंड 2% ऑक्शनर्स फीस है। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे कंप्यूट करना है एज ऑन 30th September X2 ये बता रहा है। सिंपली करो, 44,800 उसमें से माइनस कर दोगे कितना, 40 जो है ना, 400 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और 2% ऑन माई जो भी सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उसके ऊपर कर दूंगा, तो मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगा। देखो, 44,800 ऑक्शनर फीस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 43,504। और मुझे देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में मेरा बायोलॉजिकल एसेट कितना बचा है, 106,800 था, इसमें से 19,226 चला गया, बरोबर। इसमें से 44
44, 856 चला गया। तो ये लेस होने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू देखना पड़ेगा। वो वैल्यू था 42,720। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी इंक्रीज इन दी फेयर वैल्यू। तो इंक्रीज मैंने 784 का रिकग्नाइज करना है, तो रिकग्नाइज कर लिया। क्या क्या सिंपली ये क्वेश्चन में दिया था, और मेरा बायोलॉजिकल असेट का बैलेंस निकाल लिया। बायोलॉजिकल असेट का बैलेंस देख लो यहाँ पे। और बायोलॉजिकल असेट का बैलेंस निकालने के बाद इन दोनों को कंपेयर किया, तो इंक्रीज था, तो इंक्रीज रिकग्नाइज कर लिया। सिंपल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन है, आया तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली 6 मार्क्स के लिए। यस सर। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स दी वुड का रिकग्निशन कैसे करेंगे। नॉर्मली रिकग्निशन ऑफ वुड का कैसे करते हैं, टीक वुड हुआ, बहुत सारे वुड्स होते हैं, वो कैसे रिकग्नाइज करते हैं। तो रिकग्निशन कैसा होगा, कोई भी ट्री है, ठीक है, ट्री है। अब वो ट्री का जो है ना वुड को निकालना है, मतलब उस पर्टिकुलर ट्री से मुझे वुड निकालना है, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा वेदर द ट्री इज मैच्योर्ड और नॉट। ठीक है, तो यानी क्या, उसका लाइफ खत्म हुआ है कि नहीं। तो ये ट्री है समझो, ट्री का लाइफ नॉर्मली कितना होता है, 20 ईयर्स 30 ईयर्स होता है। तो 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद जो है ना वुड मिलेगा मुझे, राइट, 20 30 ईयर्स के बाद मिलेगा। तो अभी क्या करता हूं मैं, अभी मुझे रिकग्नाइज करना है 20 30 ईयर्स के पहले, मतलब बाद जो वुड मिलेगा आज के दिन में। तो क्या करता हूँ, उस पर्टिकुलर डेट का जो भी वैल्यू है उसको पीवी में कन्वर्ट करके मैं रिकग्नाइज कर लूंगा। यानी क्या, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आके मैं रिकग्नाइज करूंगा। और ईयर बाय ईयर जो है ना, ईयर बाय ईयर मैं क्या करूंगा, इसका अनवाइंडिंग करूंगा और जो भी डिफरेंस है उसको पीएनएल में डालूंगा। तो देखो, इनिशियल रिकग्नाइज करूंगा वुड टू पीएनएल, किसके वैल्यू में, पीवी में, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू में रिकग्नाइज कर लूंगा। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या है, सब्सिक्वेंटली अगर देखोगे तो 20 ईयर्स का था, 20 ईयर्स का जो पीवी है वो ले लूंगा, और ये जो है ना बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। फिर 19 ईयर्स का हो जाएगा, जब सेकेंड ईयर में आ जाऊंगा तो 19 ईयर्स बचा रहेगा, तो 19 ईयर्स का पीवी लूंगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस विल बी कंसिडर एज फेयर वैल्यू इंक्रीज, और उसको पीएनएल में रिकग्नाइज करूंगा। उसका एग्जाम्पल, या फिर मैं क्वेश्चन डायरेक्टली बोल दूं, ये एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एमटीपी में आया था, तो देख लो। एट 31st March X1 अ प्लांटेशन कंसिस्ट ऑफ 100 रेडियन ट्रीज दैट वर प्लांटेड 10 years अर्लियर। तो 31st March X1 के पहले 10 साल पहले ये प्लांट हुए थे। द ट्री टेक्स 30 ईयर्स, नॉर्मली 30 ईयर्स लेता है उसको मेच्योर होने, एंड अल्टीमेटली विल बी प्रोसेस्ड इनटू बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसेस फर्नीचर, हाउसेस और फर्नीचर्स। द एंटरप्राइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 6%। ओनली मेच्योर ट्रीज हैव एस्टेब्लिश फेयर वैल्यू बाय रेफरेंस टू द कोटेड प्राइस इन द एक्टिव मार्केट। यानी मेच्योर ट्रीज का ही फेयर वैल्यू मुझे अवेलेबल है। द फेयर वैल्यू क्या है, 100 logs टू मार्केट फॉर अ मैच्योर ट्री फॉर द सेम ग्रेड एज अ प्लांटेशन। अगर देखोगे, एज ऑन 31st March X1 मेरा फेयर वैल्यू 171 है, और 31st March X2 को 165 हो गया। और उसका मुझे क्या मिला, फैक्टर भी पता चला। तो इसका रिकग्निशन कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एज ऑन 1 अप्रैल, सॉरी 31st March X1, 31st March X1 को अगर देखोगे, तो यहाँ पे कितना साल बचा था, उसका लाइफ कितना बचा था, 20 ईयर्स। 31st March X1 को देखोगे तो 20 ईयर्स उसका लाइफ बचा था। तो 20 ईयर्स का क्या है, 171 उसका फेयर वैल्यू था, 100 लॉक्स थे, तो कितना हो जाएंगे 171, राइट। 117 यानी कि हम 17,100, 17,100, और 20 ईयर्स का जो है ना मुझे फैक्टर लगाना पड़ेगा। देखो 20 ईयर्स का फैक्टर कितना है यहाँ पे, 0.312, राइट, 0.312 लगाया, तो फिर यहाँ पे आ गया पीवी, इसको रिकग्नाइज कर लूंगा। फिर उसके बाद 31st March X2 को देखूंगा, तो लाइफ कितना बचा है, 19 ईयर्स बचा है। तो 19 ईयर्स बचा है, उसका फेयर वैल्यू कितना है, 165, 100 लॉक्स, तो 16,500 आएगा। और 19 ईयर्स के लिए जो फैक्टर है वो कंप्यूट करूंगा मैं। तो उसके बेसिस में इतना आया, जो भी इंक्रीज है, इंक्रीज विल बी रिकग्नाइज्ड। जो भी इंक्रीज है 126.3, इसको रिकग्नाइज करूंगा, तो पाई इंक्रीज टू गेन, गेन टू पीएनएल। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। चलो, देन कम्स द गवर्नमेंट ग्रांट। सिंपल सिंपल सिंपल, गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकग्नाइज करेंगे, कौन सी चीजों के रिलेटेड, बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, ये दोनों के रिलेटेड ही गवर्नमेंट ग्रांट हम रिकग्नाइज करेंगे इंडेस 41 में। अब इंडेस 41 में भी अगर गवर्नमेंट ग्रांट इन दोनों के रिलेटेड करना है, तो मुझे देखना पड़ेगा सबसे पहले कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये दोनों फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल रिकग्नाइज हो रहे हैं क्या, यानी फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में रिकग्नाइज हो रहे हैं क्या। अगर यस,
यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में जिसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है इंड एस 41 में डील करेंगे। ठीक है। अगर मैंने बताया था कि फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट जो है रेयर सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट में रिकग्नाइज करेंगे। जब कॉस्ट में रिकग्नाइज करेंगे तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है उसको हम इंडेस 20 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली चीज देखना है कि फेयर वैल्यूलेस कॉस्ट टू सेल में हो रहा है कि नहीं, दोनों चीजें। अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट विल बी रिकग्नाइज्ड एज पर इंडेस 41, अगर नहीं तो फिर इंडेस 20, बाकी के पूरे जो है ना इंडेस 20 के हिसाब से। बस सिर्फ यहाँ पे थंब रूल क्या है, क्योंकि एमसीक्यू में आया था। ठीक है, एमसीक्यू में आया था कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज रिकग्नाइज्ड एट कॉस्ट, तो उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट विल बी डेल्ट एज पर इंडेस 41 या 20। तो बताओ किसके हिसाब से, 20 के हिसाब से, क्यों कॉस्ट में हो रहा है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में करेगा तब जाके हम इंडेस 41 में डील करेंगे। ठीक है। अब जब गवर्नमेंट ग्रांट देखेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट में दो केसेस है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल यानी क्या, कुछ कंडीशंस अटैच्ड है, जब कंडीशंस अटैच्ड है तो रिकग्नाइज करो व्हेन द कंडीशंस आर मेट। अगर अनकंडीशनल है तो फिर उस केस में, अनकंडीशनल के केस में जब रिसीवेबल होगा तब रिकग्नाइज कर लो पीएनएल में। सिंपल। इसका एक और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना, मेरा जो हैंड रिटन नोट्स में उसमें दिया था, 1 मिनट आ जाओ। जस्ट अ मिनट। गवर्नमेंट ग्रांट देखो, अगर इन केस बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिया 41 के हिसाब से यहाँ पे फर्दर देखेंगे। अगर बायोलॉजिकल एसेट आर मेजर्ड एट कॉस्ट तो फिर गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड एज पर इंडिया 20। ठीक है। देन कम्स कंडीशनल ग्रांट है या अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल यानी नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल है, तो फिर उस केस में डायरेक्टली रिकग्नाइज कर लो पीएनएल में व्हेन इट इज रिसीवेबल। अगर रिकग्नाइज द ग्रांट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब कंडीशंस मेट हो गए कंडीशनल ग्रांट में। अब जब कंडीशनल ग्रांट में अगर इनके समझो कंडीशंस मेट हो गए बट उसके बाद क्या हुआ, कंडीशंस कुछ ऊपर नीचे हो गए, तो फिर उस केस में क्या हुआ, यानी फिर कंडीशंस फॉलो नहीं किया, तो फिर उस केस में रिफंड हो सकता है। तो रिफंडेबल के केस में क्या है, या तो फुली रिफंड होगा या तो पार्शली होगा। फुल्ली रिफंडेबल केस में क्या होगा, रिकग्नाइज द ग्रांट इन द डेफर्ड इनकम एंड द बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर द सेम व्हेन द कंडीशंस आर मेट। ठीक है। अगर पार्शनली रिफंड है तो फिर उस केस में जब भी डेफर्ड इनकम में ट्रांसफर करो उसको ट्रांसफर करते रहो, मतलब पीएनएल में ओवर द कंडीशंस आर मेट। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली हम इंडेक्स 20 में देखते हैं। यहाँ पे इंडेक्स 41 में सिंपली इतना देख लो कि कंडीशंस मेट हो रहे हैं या नहीं, यानी ग्रांट जो है ना वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल है रिकग्नाइज करो पीएनएल में, अनकंडीशनल है तो जब देखो, जब फुली कंडीशंस मेट होगा तब जाके रिकग्नाइज करो। फिर उसके बाद आगे देखा हमने डिस्क्लोजर्स, क्या डिस्क्लोजर्स है, डिस्क्राइब करो बायोलॉजिकल एसेट एंड एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज है, गेन या लॉस जो भी रिकग्नाइज करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। रिकंसिलेशन बताना पड़ेगा कि बायोलॉजिकल एसेट का रिकंसिलेशन क्या है, यानी स्टार्ट में कितना था, एडिशनली कितना ऐड किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना सेल किया या डेथ हुआ या फिर उसके इसमें इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया। ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है। फिर एडिशनल डिस्क्लोजर्स फेयर वैल्यू, अगर मेजर नहीं कर पाया तो फिर उस केस में क्या एडिशनल वैल्यू है, और गवर्नमेंट ग्रांट जो भी है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बस मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है विच इज अ बिग क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ। दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 4, एलडीआर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में समझो तो 3 एलडीआर क्वेश्चन बताया था शायद से मैंने, तो वो 3 एलडीआर भी करोगे अच्छा कंसेप्ट समझ के तो फिर हो जाएगा काम। देखो, मोर लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31st March ईच ईयर, ऑन 1st April X1 द कंपनी कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज किया लैंड फॉर 50 lakhs। क्या लैंड यहाँ पे डील करते हैं, नहीं, ये हम इंडिया 16 के हिसाब से देखते हैं। परचेज 200 काउस एट एन एवरेज एज ऑफ 2 years फॉर रुपीज 10 lakhs, तो 10 lakhs में हमने परचेज किया काउस को, 200 काउस को परचेज किया था, 2 years का उसका एज है, हम रिकग्नाइज कर लेंगे, राइट, वो इनिशियल रिकग्निशन हो जाएगा। received a grant of 1 million towards the acquisition of the cows, the grant, this grant is non refundable। जब नॉन रिफंडेबल है दिस मीन्स दिस इज एन अनकंडीशनल ग्रांट, तो फिर इसको पीएनएल में हम रिकग्नाइज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, लैंड जो है वो इंडिया 16 के हिसाब से देखेंगे।
जो मेरा काउस है वो बायोलॉजिकल एसेट है, वो हम इंडेस 41 में देखेंगे। और गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये भी हम यहाँ पे इंडेस 41 में ही देखेंगे, और अनकंडीशनली तो इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31st March X2 द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। क्या फॉलोइंग कॉस्ट है? 6 लाख टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ द एनिमल, एनिमल का कंडीशन एडिशनल कॉस्ट इनकर किया, और 4 लाख जो है ना ब्रीडिंग फी है, तो 10 लाख एडिशनली कॉस्ट इनकर किया, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ऑन 1 October था 100 cows were born. There were no other changes in the number of animals during the year and 31st ended 31st March X2. As of 31st March X2, Moon Limited had 3000 अनसोल्ड मिल्क। अनसोल्ड मिल्क है तो फिर यहाँ पे अनसोल्ड मिल्क का हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखेंगे, वही कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा, और कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर में हम वैल्यू कर देते हैं एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो सब एक एक चीज देखेंगे। लैंड हम किसके हिसाब से करेंगे? इंडिया 16 के हिसाब से करेंगे। जब इंडिया 16 के हिसाब से करेंगे तो दो चीजें फॉलो कर सकते हैं, एक रिवैल्यूएशन मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में क्या है, अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा इंक्रीज कितना है। मुझे 1 अप्रैल से 31st मार्च जो भी इंक्रीज है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो किया, और कॉस्ट मॉडल के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर किया है। देन कम्स द काउस। काउस हमने इनिशियली कितने में रिकग्नाइज करेंगे? 10 लाख में रिकग्नाइज करेंगे। सब्सिक्वेंटली मुझे देखना पड़ेगा कि काउस का क्या हाल है, सब्सिक्वेंटली देखना पड़ेगा। अब सब्सिक्वेंटली क्या है, मेरे कितना काउस थे? 200। मुझे फेयर वैल्यू देखो एज ऑन 31st March X2। जो भी काउस थे वो 2 साल के थे इनिशियली, अब कितने हो गए? 3 साल के। तो 3 साल के पर काउ अगर देखोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज ऑन 31st March, तो 5500 है ना। तो मैंने 5500 से मल्टीप्लाई किया होगा, 5500 इंटू 200 का उस 11 लाख आ गया। 11 लाख जो है उसमें से मैं इनिशियली कितना 10 लाख रिकग्नाइज किया था, वो लेस कर दो तो 1 लाख बचेगा। ये 1 लाख को मुझे प्राइस और फिजिकल चेंज में बांटना है। तो 1 लाख में से प्राइस या फिजिकल चेंज में कैसे बांटूंगा? सिंपली देखो कि 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स के इनिशियली हमने जब रिकग्नाइज किया था तो 2 ईयर्स के थे ना। तो 2 ईयर्स के एज ऑन 31st March कितना है देख लो, 5200। और 1 अप्रैल को कितना था? 5000। तो 200 प्राइस चेंज है, बरोबर। 200 इंटू 200 करो तो मेरा प्राइस चेंज आ जाएगा। 200 इंटू 200 करो तो मेरा प्राइस चेंज आ जाएगा विच वॉज 40,000। और मेरा टोटल चेंज में से मेरा प्राइस चेंज लेस कर दो तो मेरा आ जाएगा फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज आ गया। देन कम्स जो भी एडिशनल कॉस्ट मुझे 6 लैक्स और 4 लैक्स इनकर किया, दैट इज 10 लैक्स का जो भी एक्सपेंसेस इनकर किया, उसको हमने पीएनएल में ट्रांसफर करना है एज एन एक्सपेंस। ठीक है, उसका ये रिलेटेड नोट है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट अनकंडीशनल है तो फिर उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, इमीडिएटली पीएनएल में रिकग्नाइज कर देंगे। देन आएगा काफ्स। काफ्स क्या है? काफ्स के केस में हम क्या करेंगे, एज ऑन 31st March X2 रिकग्नाइज करना पड़ेगा, उसको पीएनएल में ही रिकग्नाइज करते हैं इनिशियली और सब्सिक्वेंटली भी। तो देख लो, तो देख लो कब बाउन हुए थे? ऑन 1 अक्टूबर। मुझे रिपोर्टिंग क्या है, 31st March को करना है। तो 6 मंथ्स के जो काफ्स है उसका प्राइस देख लो, 6 मंथ्स के 1300 है। 1300 इंटू 100 काफ्स, दैट इज 1,30,000 जो है ना, हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। 1300 इंटू 100, 1,30,000 काफ्स टू पीएनएल। चलो, और आगे क्या है? मिल्क। मिल्क देखेंगे हम 3000 लीटर्स, और उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है मिल्क का एज ऑन 31st March? 24। तो 24 इंटू 3000 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा हम दिखा सकते हैं बैलेंस शीट। तो मेरा 3000 इंटू 24 जो भी आएगा अमाउंट 72,000। एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल कैसे करेंगे? तो इनिशियली मेरा क्या था, लैंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 16 के हिसाब से दिखाऊंगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड 50,000, इसमें सॉरी 50 लैक्स, इसमें कोई भी चीज नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट में काउ और काव्स है। काव्स के केस में अगर देखोगे तो 11 लाख मुझे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, बट इनिशियली 10 लैक्स में था ना। तो फिर ये जो चेंज है ना, ये चेंज को रिकग्नाइज करना पड़ेगा पीएनएल में 1 लाख। ठीक है। देन कम्स मेरा काव्स। काव्स जो है 1,30,000 ऑल टुगेदर मेरा जाएगा पीएनएल में। देन कम्स गवर्नमेंट ग्रांट। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है उसको डायरेक्टली पीएनएल में रिकग्नाइज करेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ पे डायरेक्टली पीएनएल में रिकग्नाइज किया 10 लैक्स का। देन उसके बाद जो भी बिल्डिंग फी है और मेंटेनेंस फी है, कितना 4 लैक्स और 6 लैक्स, 10 लैक्स मुझे रिकग्नाइज करना था। 10 लैक्स मैंने एक्सपेंस पे रिकग्नाइज कर लिया। देन कम्स मिल्क। इन्वेंट्री में 72,000, और इसका टोटल टोटल जो है ना उसका सेकंड इम्पैक्ट मेरा पीएनएल में आ जाएगा, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क 72,000। तो उसके बेसिस में मेरा पीएनएल का एक्सट्रैक्ट और मेरा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे, तो मेरा नेट इनकम आ जाएगा
3,02,000। क्या ये चीज क्लियर है? यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है। कोई यस सर। डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। फिलहाल के लिए नहीं। चलो, और कुछ क्वेश्चन है क्या? 1 मिनट दिखने दो मुझे। अच्छा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए ना। थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए बस एक थंब रूल बता दूं मैं। जस्ट अगर कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने इंडेक्स 41 का, तो उसमें 3 चीजें चेक करना है। क्या चेक चेक करना है? सबसे पहले चीज होना चाहिए बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। यानी क्या, जो भी एंटिटी है, एंटिटी जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या बायोलॉजिकल एसेट्स है, उनके बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व है देन इंडेक्स 41 अप्लीकेबल होगा। इन्वॉल्व नहीं है तो इंडेक्स 41 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द की वर्ड इन इंडेक्स 41। तो फिर इंडेक्स 41 अप्लाई होने बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल बताओ तो, फॉर एग्जाम्पल समझो काउस है मेरे पास। ठीक है, काउस है। और ये जो काउस है ना, इसको मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ। 3 साल से 4 साल हुआ, तो 3 साल से 4 साल जो भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए जो भी एंटिटी, तब जाके इंडेक्स 41 अप्लीकेबल होगा। अगर इनडायरेक्टली सिर्फ क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्या बोलते हैं, मेंटेन खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इन द सेंस इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, सिर्फ जो मिल्क है ना वो निकाल रहा हूँ। समझ रहे हो? जो काउस है, काउस कोई और मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो मिल्क है वो मैं ले रहा हूँ। तो फिर दिस इज नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और इंडेक्स 41 इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, इंडेक्स 41 अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखोगे, कोई भी क्वेश्चन, तो वही बोलेगा कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाके हम क्या करेंगे, इंडेक्स 41 अप्लाई करेंगे। ठीक है। एंड जो प्रैक्टिकल था वो ने, वो हाँ, हर एक चीज हमने रिवाइज कर लिया है। चलो, आज के लिए इतना काफी करते हैं। होप सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।